नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपालपीडिया पे। अभी एक कंट्री जो काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है मालदीव। कुछ बुरे कारणों से ही चर्चा में है। तो आइए जानते हैं मालदीव के बारे में। उसके ज्योग्राफी को समझते हैं, उसके हिस्ट्री को समझते हैं, उसके इकोनॉमी को समझते हैं, उसका पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझते हैं, वहाँ बोले जाने वाले भाषाओं को समझते हैं, और उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी, मालदीव की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। वहाँ किस प्रकार की गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्निंग सिस्टम किस तरह का है, उसका वहाँ का कुछ इंटरेस्टिंग जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स जैसा कि सबसे पहला चीज़ है, इसको मालदीव्स क्यों कहा जाता है। तो ये दो अक्षर से बना हुआ है, एक माला और एक है द्वीप। द्वीप को ही अगर प्लुरल में कर दे तो द्वीप्स हो जाएगा। तो इसको नेकलेस आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो आइलैंड है, पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ लगभग 1192 1192 कुल छोटे बड़े मिलाकर के आइलैंड्स हैं। और ये आइलैंड्स जो हैं, ये एक आकृति बनाते हैं जो पूरी तरह से राउंड नहीं कह सकते हैं, जो ऑलमोस्ट राउंड एक माला के जैसा आकृति बनाता है। और ये माला के जैसा जो आकृति बनाता है, तो ये माला कितने कितने हैं, तो टोटल 26 मालाओं के रूप में ये 1192, और इससे ज़्यादा कुछ एक दो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ द्वीप जो हैं, कुछ आइलैंड जो हैं, वो बहुत छोटा कम विजिबल है, और वो कभी भी समुद्र में क्या हो सकता है, सबमर्ज हो सकता है। तो ये सभी 1200 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए जो आइलैंड्स हैं, ये माला के रूप में फैले हुए हैं, और ये टोटल 26 हैं। टोटल 26 मालाओं के रूप में ये लगभग 1200 आइलैंड बने हुए हैं। और इस माला का जो रूप है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं एटॉल्स। ज्योग्राफी में इस टर्म का आता है नाम, संदर्भ एटॉल्स। एटॉल्स का मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और चेन ऑफ आइलैंड्स which surrounds a water body which is called also lagoon। तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो मेनली हैं, सबसे ज़्यादा इसमें से लगभग 80% जो आइलैंड हैं वो कोरल रीफ के हैं। आइलैंड भी बहुत तरह के बनते हैं, जैसे मान लीजिए अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटता है और उसके कारण से जो लावा निकलता है, अगर वो ऊपर उठ जाए तो उसके कारण एक आइलैंड का निर्माण होता है। दूसरे तरह से क्या होता है कि कोई पहले का पहाड़ है और वो समुद्र में डूबा हुआ है, और समुद्र का पानी जो है वाटर लेवल नीचे चला गया, तो वो जो डूबा हुआ ये आपका पहाड़ है वो ऊपर आ जाएगा। जैसे कि अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार क्या है, तो अराकान योमा जो पर्वत है, माउंटेन है, उसी का सबमर्ज्ड हिस्सा है, और कुछ कुछ जो दिखता है वहाँ पे लोग रहते हैं, वही अपना अंडमान निकोबार है। तो जो ये मालदीव्स में है, ये मैक्सिमम क्या है, तो ये जो है कोरल रीफ्स हैं। कोरल एक प्रकार का जो समुद्री जीव है, और वो अपना जो पदार्थ एक्सक्रेट करता है, जो उसका जो वेस्ट सब्सटेंस है, वो डिपोजिट हो करके इस प्रकार के आइलैंड का निर्माण करता है। तो ये 26 एटॉल्स के रूप में क्या है, ये अरेंज है टोटल। इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो ये 1 डिग्री साउथ से, मतलब अगर इसका लैटिट्यूड देखिएगा अक्षांश के रूप में, तो ये 1 डिग्री साउथ से 8 डिग्री नॉर्थ तक इसका साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंशन है। मतलब कि ये मालदीव से विषुवत रेखा है, जो कि 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा जो पूरे पृथ्वी को दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, वो मालदीव से होकर गुजरती है। क्योंकि मालदीव का जो सबसे
साउथवर्ड सबसे दक्षिण की ओर जो द्वीप है वो 1 डिग्री साउथ के पास से गुजरती है। तो ये इसका हुआ लेटीट्यूड हुआ, यस। और लॉन्गिट्यूड में क्या है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो 72 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट तक है। अगर इसका क्षेत्रफल का बात करें तो टोटल जो इसका नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से जो आता है एरिया, वो लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर आता है। जबकि एक्चुअली में जो लैंड पार्ट है, यानी जो ड्राई पार्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसका क्षेत्रफल मात्र 298 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस तरह से ये अपना ये मात्र 298 किलोमीटर क्षेत्रफल होने के कारण ये एशिया का जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश के अंतर्गत जो है ये आता है। और यहाँ का अगर पॉपुलेशन देखें तो लगभग 5.5 लाख लोग यहाँ पर अभी वर्तमान में, जो 2022 का एक जो ये सेंसस है उसके अनुसार से 5.5 लाख 5,15,000 20,000 के लगभग लोग रहते हैं। और क्षेत्रफल इतना कम होने के कारण यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी सोचिए 1700 लगभग 1750 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब सोचिए भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलस जो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे डेंस जो स्टेट है वो बिहार है। वहाँ लगभग 1100 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर हैं। लेकिन यहाँ देखिए कितना है, तो लगभग 1728 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर अभी वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सोच सकते हैं काफ़ी डेंस है। दूसरा, अगर यहाँ की इकोनॉमी का बात करते हैं तो यहाँ का इकोनॉमी जो है मेनली 2 चीज़ पे निर्भर करता है, एक टूरिज्म पे और दूसरा फिशिंग पे निर्भर करता है मेनली। हालांकि आर्थिक रूप से मालदीव काफ़ी सक्षम है और यहाँ का जो मालदीव के लोगों का इनकम जो है उसको वर्ल्ड बैंक का जो असेसमेंट है उसके हिसाब से इनको अपर मिडिल के अंतर्गत रखा गया है। और डॉलर के टर्म में यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 17,558 डॉलर प्रति व्यक्ति यहाँ का आय है, जो कि काफ़ी अच्छा है भारत के मुकाबले में अगर देखें तो। हालांकि भारत से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि भारत में तो पता नहीं कितना ऐसा शहर है जिसका जनसंख्या 5 लाख से बहुत ज़्यादा है। कई शहर, मुंबई और दिल्ली जैसा शहर तो ऐसा है जिसमें कितना मालदीव अकेले एक शहर में आ जाए। तो भारत से उसका तुलना कहीं किसी तरह से वो ये नहीं है, कॉम्पेटिएबल नहीं है। लेकिन फिर भी इनकम अगर कर रहे हैं तो भारत का वहीं पे प्रति व्यक्ति जो डॉलर के रूप में इनकम है अभी लगभग 2600-2700 डॉलर प्रति व्यक्ति है। जबकि मालदीव का 17,500 डॉलर प्रति व्यक्ति वहाँ का अभी जो है वर्तमान में आय है। अगर देखें यहाँ का जो भाषा, यहाँ का भाषा क्या है, तो यहाँ का जो लैंग्वेज बोला जाता है उसको धिबेही कहा जाता है। और धिबेही जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये जो कॉमन बोलचाल की भाषा है वो कॉमन बोलचाल की भाषा यहाँ जनरली इंग्लिश में ही बोला जाता है। इसके जो आइलैंड का अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट का जो पार्टिकुलर स्वरूप है उसके कारण इसको गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है। गार्लैंड ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है। जो सरकारी लेखा है, जो सरकारी दस्तावेज हैं उसमें इसको रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स कहा जाता है, जैसे भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इससे ये आपको समझ लेना चाहिए कि मालदीव्स में भी भारत के तरह ही संविधान के अनुसार वहाँ शासन चलता है। अब जिस तरह से भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और 1950 में यहाँ का संविधान लागू हुआ, पार्टली 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को। और भारत 26 जनवरी 1950 के बाद गणतंत्र के रूप में घोषित हो गया। उसी तरह से मालदीव भी, वहाँ भी संविधान के अनुसार शासन चलता है और वो भी एक रिपब्लिक देश है। अब इसका
ट्रांजिशन देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कैसे कैसे ये इसका इससे पहले रिपब्लिक बनने से पहले वहाँ पे किनका शासन था। तो ऐसे तो इनका इतिहास कहीं कहीं ऐसा जो सोर्स उस देखिए कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनुमान बेस्ड होते हैं। तो अनुमान बेस्ड सोर्स ये भी कहता है कि मालदीव्स का संबंध ट्रेड के माध्यम से जो पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी था, लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, उसको साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेड के माध्यम से जो आदान प्रदान होता था उससे अनुमान लगाया जाता है। तो मोटा मोटी जो समझिए तो वहाँ सबसे पहले तो हर एक देश की तरह वहाँ भी किंगडम व्यवस्था ही था। सबसे पहले वहाँ का इस्लामाइजेशन जो हुआ वो हुआ 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। 12वीं 13वीं शताब्दी में जो अरब ट्रेडर्स जैसे भारत आए, जैसे यूरोप में जो ट्रेडिंग होता था, यूरोप में को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो वो अरब ट्रेडर्स के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उस समय तक यूरोप के लोग डायरेक्ट ईस्टर्न एशिया या फिर एशिया को एक्सेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई रास्ता ज्ञात नहीं था। तो वो अरब के माध्यम से ही ट्रेड करते थे, और अरब वाले लोग जो उस समय तक पूरा अरब मुस्लिम शासन के अंतर्गत था। यहाँ तक कि भारत में भी मुस्लिम शासन ही उस समय तक था। आपको पता होगा भारत में जो है दिल्ली सल्तनत का स्थापना हो चुका था 1206 ईस्वी में। तो 13वीं 12वीं और 13वीं शताब्दी में ही मालदीव्स में भी मुस्लिमों का आगमन हुआ, और धीरे धीरे वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे उनको इन्फ्लुएंस करके पूरी तरह से उसको इस्लामिक रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर ये भी जान लेना भी जरूरी है कि वर्तमान में मालदीव जो है पूर्णतः इस्लामिक स्टेट है, और पूर्णतः इस्लामिक स्टेट यानी उसका मालदीव का एक अपना राजधर्म है, और राजधर्म क्या है तो इस्लाम है। इस्लाम राजधर्म होने के नाते वो OIC का मेंबर भी है। OIC बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसके अलावे नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी मेंबर, जो 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और मार्स टीटो और कर्नल नासिर के द्वारा जो शुरू किया गया था उसके भी मेंबर हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उसके भी मेंबर हैं, और सार्क का नाम सुने होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो संस्था है उसके भी मेंबर के रूप में शामिल है कौन, अपना मालदीव। अब मालदीव जो है आइलैंड कंट्री है। मालदीव एक बहुत सारे द्वीपों का क्या है तो एक कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स कह सकते हैं। तो 12th सेंचुरी में ये इस्लामीकरण हो गया। उसके बाद जब यूरोप वाले लोग पूर्ण कांटेक्ट कर लिए, जब वास्को डी गामा पहली बार आ गया यहाँ पे 1498 में सक्सेसफुली केरल के कालीकट बंदरगाह पे जमोरी ने उसका स्वागत करता है। अब जब डायरेक्ट एक्सेस हो गया तो यूरोप वाले आना शुरू हुए, और अंततः सबसे पहले तो पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए। तो इन सबों के आने के क्रम में अंततः जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा मालदीव पे तो वो अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस रहा। अब अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस रहा तो अंग्रेज वहाँ पे जो अपना प्लांटेशन, जनरली उस समय प्लांटेशन कराते थे, और चूंकि आइलैंड होने के कारण वो स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट होता था तो वहाँ पे अपना वो लोग एयरफील्ड बना देते थे, और अपने सैनिकों को रहने के लिए छावनी, जिसको बैरक कहते हैं, बैरक बना करके रखते थे, ताकि उसका इस्तेमाल कहीं भी सैनिकों को मोबिलाइज करने के लिए किया जा सके। और ये पीरियड कब तक रहा तो ब्रिटिश जो एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर के प्रोटेक्टोरेट के रूप में, यानी उस ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत ये 1887 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक ये ब्रिटिश एम्पायर का प्रोटेक्टोरेट रहा। 1953 के बाद ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि 1953 में देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार खत्म हो गया, भारत भी आज़ाद हो गया। अब भारत के बाद आज़ाद होने के बाद उस समय अमेरिका सुपर पावर बन गया था। उससे पहले ब्रिटिश सुपर पावर था, लेकिन अमेरिका सुपर पावर अब बन गया तो अमेरिका धीरे धीरे
ब्रिटेन पे जो है प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप धीरे धीरे जो भी कंट्री हैं उनको भी आज़ाद कर दीजिए। तो उसी क्रम में 1953 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर और जो मिलिट्री इस दोनों को अपने अंडर कंट्रोल में रखा और बाकी सब जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लोकल जो मालदीव के लोग थे उनको सौंप दिया। और इस तरह से ये प्रक्रिया कब तक चलते रहा, तो ये प्रक्रिया 1965 तक चलते रहा। और 1965 एक 26 जुलाई 1965 को फाइनली मालदीव का जो उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट था और ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट होता है। इस तरह से जो है मालदीव आज़ाद हो जाता है 1965 में 26 जुलाई 1965 को। उसके बाद 1967 में एक रिफरेंडम कराया जाता है कि मालदीव में मोनार्की सिस्टम चलेगा या फिर जो है रिपब्लिकन सिस्टम चलेगा, यानी वहाँ राजा जी राज करेंगे या फिर राष्ट्रपति। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोले तो जहाँ की प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट चुनाव होगा, जैसा कि अमेरिका में होता है। हालांकि भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम उस तरह से नहीं है। भारत में क्या संसदीय प्रणाली है, यहाँ संसद में बहुमत साबित करना होता है। हालांकि वहाँ भी बहुमत साबित करना होता है संसद में, लेकिन भारत में जो राष्ट्र प्रधान होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होते हैं, जबकि मालदीव में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता है। तब जो 1967 में रिफरेंडम हुआ और रिफरेंडम में वहाँ की जो तत्कालीन पार्लियामेंट है, ये भी याद रखिए कि मालदीव का जो राजधानी माले है और माले में स्थित जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस। जैसे भारत में पार्लियामेंट कहते हैं सिंपली संसद, वहाँ का पार्लियामेंट यानी जिसमें वहाँ के लेजिस्लेचर्स बैठते हैं उसको मजलिस कहा जाता था। मजलिस में जो जब चुनाव हुआ, मजलिस में जब ये रखा गया कि यहाँ कौन सा सिस्टम चलेगा, तो लोगों ने पूर्णतः रूप से कंप्लीटली सपोर्ट किया कि यहाँ जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। और इस तरह से वहाँ एक संविधान लिखा जाना शुरू किया गया। और 11 नवंबर 1968 को, यानी कि आज़ादी के 3 साल बाद वहाँ का संविधान लिखा गया और इस तरह से मालदीव एक पूर्णतः रिपब्लिक कंट्री बन गया। पूर्णतः रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद अब तो आप क्या है कि ब्रिटेन वहाँ से चला गया, एक्सटर्नल अफेयर और मिलिट्री वो भी लेके चला गया। अब आप तो स्वतंत्र हैं, लेकिन बात आती है कि वही कि आप आज जिस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो आज़ादी जब मिल गया तो क्या आप अब उसको संभालने के लिए तैयार हैं? भारत के मामले में देखिएगा तो ये इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से कुछ इफ और बट को छोड़ दें तो संभाला गया। लेकिन वहीं मालदीव में देखिएगा तो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ बहुत अव्यवस्था हो गया। जैसे ही ब्रिटेन वहाँ से निकलता है अव्यवस्था होता है, एक सरकार बनता है, उसको कू करके सैनिक विद्रोह करके वहाँ से हटा दिया जाता है। इस तरह से चलते रहा। फाइनली वहाँ का एक शासक आता है जिसका नाम है अब्दुल गयूम। अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बनते हैं और वो कमोबेश कहिए तो अपने आप को ऑटोक्रेट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तानाशाह के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। और लगातार 6 टर्म ऑलमोस्ट अनअपोज्ड मालदीव के प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं। 6 साल 1978 से लेकर के 2008 तक वही मालदीव के प्रेसिडेंट के रूप में बने रहे। हालांकि इसका जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ इस तरह के व्यवस्था का एक फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है उस पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी होती है, उस पॉलिसी में एक निरंतरता होती है, जिसके कारण वहाँ का हर तरह से हर क्षेत्र में विकास होता है। तो इस कारण से मालदीव ये 30 सालों में लगातार कंटिन्यू ग्रोथ के रास्ते पे रहा और वहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध हुए। लेकिन 2008 में इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 6 साल अगर लगातार एक ही आदमी जी रहा है तो अंधा को भी समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे रूस के राष्ट्रपति अनअपोज्ड हर बार चुनाव होता है, लेकिन
बिना कोई अपोजिशन में कैंडिडेट खड़ा हुए वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? नहीं संभव है, लेकिन फिर भी जीत जाते हैं। और लोगों को देखने के लिए तो बता देते हैं कि चुनाव हुआ। ठीक जैसे चीन में जो राष्ट्रपति हैं वहाँ भी हर साल चुनाव होता है, लेकिन वो चुनाव सिर्फ कहाँ, किताब में होता है। और किताब के अलावा, क्योंकि चुनाव से पहले ही पता होता है कि वहाँ कौन जीतने वाले होते हैं, तो उसी तरह से ये अब्दुल गयूम का हाल था। तो 1978 से 2008 तक रहे। अब हुआ प्रेशर इतना बना, तो क्या किया गया कि क्या किया जाए, तो इनको हटाया जाए। तो वहाँ का जो संविधान है, संविधान को फिर से रीराइट किया गया और वर्तमान में जो संविधान वहाँ लागू है वो 2008 में लिखा गया। और अभी जो चुनावी व्यवस्था चल रहा है वो उसी संविधान के अनुसार चल रहा है। तो अभी वर्तमान में जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद मुइजू हैं। इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलीह करके वहाँ के राष्ट्रपति थे। इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे वो प्रो इंडिया थे। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो अगेंस्ट इंडिया है। अब ये जाहिर बात है कि जो राष्ट्रपति पहले थे मोहम्मद इब्राहिम सोलीह, वो अगर उनका अपोज करना है तो उनकी पॉलिसी का भी अपोज करना होगा। तो अभी जो 2023 में ही चुनाव हुआ था, तो 2023 में चुनाव के बाद जो है वो हार गए। और वहाँ एक कैंपेन चला था, अभियान चलाया गया था। मोहम्मद जो मुइजू अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, इंडिया आउट कैंपेन। एक्चुअली में ये कैंपेन जो है इनकी जो कोएलिशन वाली पार्टी थी उनके नेता चलाए थे, और वो सक्सेसफुल भी रहा। क्योंकि अभी क्या वैसा वहाँ क्या देखा जा रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए चाइना क्या है कि सुपर पावर बन चुका है। सुपर पावर इस मामले में इकोनॉमिक सुपर पावर कहिए। और अभी के मामले में क्या है कि सुपर पावर आप ये नहीं सिर्फ है कि आप में कितना जो है जनसंख्या है, सिर्फ पॉपुलेशन मायने नहीं रखता है। हमारा जो इकोनॉमी है लगभग $3 ट्रिलियन है, जबकि वहाँ पे चाइना का इकोनॉमी देखिएगा तो 14 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। तो इस इकोनॉमी के टर्म में वो हमसे बहुत सुपर पावर है। अब इस पैसा के बल पे क्या कर रहा है, जो भी छोटे छोटे कंट्री हैं उसको आर्थिक रूप से इनस्लेव करने का कोशिश कर रहा है, गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा है। ताकि क्या, जैसे ही जो कंट्री डिस्ट्रेस में आता है, जिसको पैसा का जरूरत होता है, चूंकि चीन के पास काफी सरप्लस मात्रा में फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी है डॉलर में, तो वो उस कंट्री को ऑफर कर देता है कि आइए हम आपको बिना इंटरेस्ट का या फिर इतना मिनिमल इंटरेस्ट का इतना पैसा देते हैं, आप उसका इंजॉय कीजिए, जो बनाना है बनाइए, और बाद में जब आपको रिटर्न करना होगा जो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार कर दीजिएगा। उसको भी पता है कि ये कंट्री रिटर्न नहीं करेगा, और जब रिटर्न नहीं करेगा तो इसको कहेंगे कि भाई कि जो तुम्हारा 1200-1300 आइलैंड है तो उसमें 4-5 आइलैंड हमको दे दो। तो इस तरह की पॉलिसी है, रिंग फेंस पॉलिसी इसको कह सकते हैं चाइना की। तो चाइना का इन्फ्लुएंस के कारण अभी वहाँ का जो है प्रेसिडेंट इंडिया के अगेंस्ट काफी बात कर रहे थे। और अभी का विवाद भी उसी कारण से है कि भारत में जो है भारत के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले लक्षद्वीप गए थे और वहाँ का टूरिज्म के बारे में उन्होंने बात की। उसी कारण से उसी के जवाब में वहाँ के कुछ मंत्रियों द्वारा अनाप शनाप बका गया, जिस कारण से ये कंटिन्यू जो है विवाद चल रहा है। तो इस तरह से जो है मालदीव्स के बारे में हम लोग जाने। प्रोटेक्टोरेट रेट रहा। एक दो इंटरेस्टिंग घटना भी हुआ, जैसे इंडिया आउट कैंपेन जो चला था वो परजेंस जो भारत इंडियन ट्रूप्स वहाँ थी, हालांकि 2 डिजिट नंबर में इंडियन ट्रूप्स वहाँ थे, सिर्फ वो भी इसलिए कि वहाँ के जो सैनिक थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया था, और इसके अलावा और कुछ कोई भी मतलब वहाँ का नहीं था। एक 1972 जो ये मालदीव्स में 1988 में एक बार वहाँ कू का प्रयास किया गया, जो तख्ता पलट जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका प्रयास किया गया। और उस समय राष्ट्रपति वही अब्दुल गयूम थे जो लगातार 23 साल तक राष्ट्रपति रहे। उस समय भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन
कैक्टस चलाया गया था और उसके माध्यम से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मालदीव्स में इंटरफेयर किया था और विदिन 1 डे फिर से वो जो तख्ता पलट का कोशिश किया गया था उसको अनसक्सेसफुल करके और वहाँ के राष्ट्रपति को पुनः स्थापित किया गया था। तो इस तरह से भारत स्टार्टिंग से ही हर समय में, जैसे कि 2004 में बहुत भयंकर सुनामी आया था। और सुनामी आता है तो सोचिए कि वो अगर जो ग्लोबल वार्मिंग अभी जैसे का जो चर्चा है, इसमें अगर कोई पहला कंट्री सी लेवल के राइज होने से डूबेगा तो वो उसका नामों का लिस्ट अगर सूची बनाया जाएगा तो मालदीव्स ऊपर से पहले नंबर पे आएगा। मालदीव का जो एवरेज हाइट है 1.5 मीटर मात्र है सी लेवल से। उसका जो मैक्सिमम ड्राई लैंड पोर्शन जो है मैक्सिमम 2.5 मीटर ऊंचा है और एवरेज 1.5 मीटर ऊंचा है। तो उसी कारण से 2004 में जो तूफान आया, सुनामी आया था, उस सुनामी के दौरान भी भारत सरकार काफ़ी मदद की थी। लेकिन वही है कि अभी जो है नेकी कर दरिया में डाल देने वाला पॉलिसी है। अभी लोग जो है आप मदद कीजिए और वो जो है क्या बेवफा निकल जाते हैं। तो इस तरह से कोई बात नहीं, फिर लोगों को समझ में आता है। जब सब चीज़ बेकार हो जाता है तो समझ में आता है। खैर जो भी हो, हम लोग को नहीं। तो ये हम लोग जाने मालदीव्स के बारे में। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।